हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम राजस्थान जीके पढ़ रहे थे। राजस्थान जीके में मेवाड़ इतिहास हमने स्टार्ट किया था सर्वप्रथम। तो दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं। कल की वीडियो में हमने बप्पा रावल तक पढ़ लिया था। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखें और फिर इस वीडियो पे आएं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कल हमने जो जहां तक हमने छोड़ा था वहां से मैं आगे करता हूं। देखो कंटिन्यू करता हूं। देखो बप्पा रावल कल हमने पढ़ लिया था। बप्पा रावल के बारे में हमने बहुत सारी बातें देखी कि बचपन में हरित ऋषि की गाय चराया करते थे। बाद में फिर मान मौर्य को पराजित किया, चित्तौड़ के शासक को, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, सोने के सिक्के चलाए, उन सब के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया था बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल का पुत्र था जिसका नाम था खुम्मान। कुछ दिन के लिए खुम्मान शासक बनता है और खुम्मान के बाद में अगला जो राजा बनता है वो बनता है भरतवट। भरतवट के बाद मत्तर, मत्तर के बाद में ये भरतवट सेकंड बनता है। ये प्रथम हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। इनके बारे में कोई ज्यादा उल्लेख नहीं है ऐसा खुम्मान के बारे में। भरतवट प्रथम और मत्तर। भरतवट सेकंड के बारे में हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि इसको 3 लोगों का तिलक कहा जाता है। 3 लोगों का तिलक किसकी उपाधि है बताओ? भरतवट सेकंड की उपाधि है। तो बप्पा रावल, खुम्मान, भरतवट प्रथम, मत्तर और भरतवट सेकंड। भरतवट सेकंड को 3 लोगों का तिलक कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाँ 3 लोगों का तिलक आ जाए। अगर किसकी उपाधि है दोस्तों तो किसकी उपाधि मानी जाएगी? भरतवट सेकंड की उपाधि मानी जाएगी। अब भरतवट सेकंड के बाद में अपना जो प्रमुख शासक आता है वो आता है अलहट। अलहट यानी आप ये समझ लीजिए कि बप्पा रावल के बाद में अगर कोई प्रमुख शासक आया तो उसका नाम था अलहट। अलहट के बारे में कुछ विशेष जानकारियां मिलती हैं जिनके बारे में हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। अलहट के बारे में देखिए, पहला बिंदु यही है कि अलहट जो है वो 751 से 53 ईस्वी तक राज किया था, शासन किया था। इसके बारे में एक तो यह है कि इसकी डेट मिलना स्टार्ट हो गई, यानी किस कब से कब तक ये राजा रहा था। अगले बिंदु की मैं बात करूं, देखिए अलहट की एक उपाधि मिलती है जिसका नाम है आलू रावल। अलहट की उपाधि कौन सी दोस्तों? आलू रावल। अब ये आलू रावल उपाधि जो है ये ख्यातों में मिलती है। इसको ख्यातों में क्या कहा गया है? आलू रावल कहा गया है। ख्यातों में अलहट की उपाधि आलू रावल। थोड़ा सा ध्यान रखना कि ख्यातों में अलहट को क्या कहा गया है? आलू रावल। कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, ये क्वेश्चन तो आया भैया कि आलू रावल के नाम से किस राजा को जाना जाता है, तो वो कौन हो जाएगा? अलहट हो जाएगा। आगे देखिए, इनकी रानी का नाम था हरिया देवी। हरिया देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हुनों की राजकुमारी थी। हरिया देवी कौन? हुनों की राजकुमारी। तो मैं हरिया देवी के बारे में थोड़ा सा यहां लिख देता हूं कि हरिया देवी कौन थी? हरिया देवी हुनों की राजकुमारी थी। हरिया देवी हुनों की राजकुमारी थी और इसके साथ में इन्होंने विवाह किया। तो ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। हरिया देवी के साथ विवाह किया था। हुनों की राजकुमारी थी हरिया देवी। और ये राजस्थान का प्रथम इंटरनेशनल विवाह, फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है हरिया देवी के साथ। जो किसने किया था? अलहट ने किया था। तो अलहट की एक बात यह कि अलहट ने विवाह किसके साथ किया? हरिया देवी के साथ किया। जिसका प्रमाण हम देखें कि कहाँ है, स्रोत है, कहाँ से प्रमाण मिलता है, तो एक आठपुर अभिलेख है 977 ईस्वी का, उदयपुर के निकट ही प्राप्त हुआ है आठपुर अभिलेख। यहां से प्रमाण मिलता है कि अलहट की जो रानी थी जिसका नाम था हरिया देवी, और हरिया देवी हुनों की राजकुमारी थी जिसके साथ में अलहट ने विवाह किया। और यह राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। भारत की बात करें, आप पढ़ते होंगे भारत का अंतरराष्ट्रीय विवाह सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर था उसका सेनापति हुआ करता था, उसकी पुत्री थी हेलेना, उसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। वो भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अलहट वाला। अलहट ने किसके साथ विवाह किया? हरिया देवी के साथ, हुनों की राजकुमारी। तो एक ये वाली बात। प्रमाण कहां मिलता है? तो प्रमाण इसका मिलता है आठपुर अभिलेख में। अगले में बिंदु की बात करूं तो आता है नौकरशाही का गठन।
नौकरशाही का गठन, अलर्ट के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कम से कम 5-7 बार एग्जाम में आ चुका है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि अलहट ने नौकरशाही का गठन किया। अभी नौकरशाही क्या है? नौकरशाही का मतलब है जितने भी आपके प्रशासनिक पद होते हैं, मंत्री है, कौन कौन से विभाग के लिए मंत्री बनाए जाएंगे, अलग अलग तरह के विभाग खोले, अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त किया। ऐसे सभी प्रशासनिक दरबार में सभी प्रशासनिक जो नियुक्तियां थी वो सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? अलहट ने प्रारंभ की। तो नौकरशाही का गठन करने वाला कौन? अलहट। नौकरशाही का संस्थापक भी कौन? अलहट। सर्वप्रथम प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति भी किसने की थी? अलहट ने। अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी की मैं बात करूं तो इसकी जानकारी मिलती है सारनेश्वर प्रशस्ति। सारनेश्वर प्रशस्ति कहां की है दोस्तों? ये सारनेश्वर प्रशस्ति बरहा मंदिर से प्राप्त हुई है। बरहा मंदिर उदयपुर से प्राप्त हुई है। 953 ईस्वी की प्रशस्ति है। 953 ईस्वी की प्रशस्ति है, जिसमें अलर्ट के बारे में लिखा हुआ है। अलर्ट के मंत्रियों के बारे में भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से मंत्री इसने बनाए। इन सब की जानकारी कहां से मिलती है बताओ? अलर्ट की प्रशस्ति सारनेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। अगले मैं बिंदु की बात करूं अलर्ट से संबंधित, तो अलर्ट ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम था आहड़। अभी तक राजधानी नागदा चल रही थी। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। हमने कल चर्चा की थी, राजधानी नागदा थी और नागदा से ट्रांसफर जो किया था वो अलर्ट ही लेके आता है। यानी आहड़ नगर बसाया और आहड़ को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो नई कैपिटल बना ली अलर्ट ने अपनी और उसका नाम था आहड़। तो आहड़ को राजधानी बनाने वाला कौन? अलर्ट। अलर्ट ने आहड़ को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। तो एक बिंदु ये भी ध्यान रखना। और आहड़ को राजधानी बनाने के बाद में आहड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जगत अंबिका माता का मंदिर। जगत अंबिका माता का मंदिर बनवाया और ये जगत गांव उदयपुर में है। आहड़ उदयपुर में जगत गांव में जगत अंबिका माता का मंदिर बनवाया। इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो कौन? मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता का मंदिर। जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर को में है, तो उसी प्रकार से ये अपना क्या हो जाएगा? मेवाड़ का खजुराहो हो जाएगा। अगला देखिए, यहीं पर एक नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? इसी मंदिर में नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है और मेवाड़ का इसको क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। तो ये किसके बारे में था दोस्तों? अलहट के बारे में। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक आप अभिलेख ध्यान रखना, प्रशस्ति ध्यान रखना। सारनेश्वर प्रशस्ति किससे संबंधित है? अलहट के काल की है। सारनेश्वर प्रशस्ति किसके काल की है? अलहट के काल की है। अलहट की उपाधि आलू रावल ध्यान रखना, ख्यातों में इसको दी गई है। अलहट की रानी का नाम हरिया देवी था। हरिया देवी की पत्नी कौन? हरिया देवी हुनों की राजकुमारी थी, जिसने अलर्ट के साथ विवाह किया और ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। नौकरशाही का गठन करने वाला कौन? अलहट। सर्वप्रथम प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति करने वाला कौन? अलहट। नौकरशाही का संस्थापक भी किसको कहा जाता है? अलहट को कहा जाता है। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, घूम फिरा के आपको तैयार रहना है, हर तरह से तैयार रहना है। अगला हमने पढ़ा कि ये जो इसका उल्लेख है वो सारनेश्वर प्रशस्ति में मिलता है। ये बरहा मंदिर उदयपुर से प्राप्त हुई है। 953 ईस्वी की अपनी प्रशस्ति है। आहड़ नगर बसाने वाला भी कौन? अलहट। और आहड़ को राजधानी बनाने वाला कौन? अलहट। मेवाड़ हम पढ़ रहे हैं, मेवाड़ की पहली राजधानी हमने पढ़ी थी नागदा, जो बप्पा रावल ने बनाई थी, और दूसरी राजधानी बनाने वाला कौन? अलहट। अलहट ने राजधानी कौन सी बना दी? आहड़ को बना दिया। तो आहड़ राजधानी बना दी। एक जगत अंबिका माता का मंदिर बनवाया जगत गांव उदयपुर में। मेवाड़ का खजुराहो नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला शासक, ये अलहट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अलहट के बाद में राजा बनता है शालिवाहन सेकंड। कोई ज्यादा विशेष उल्लेख नहीं है इसके बारे में। इसके बाद फिर अगला राजा बनता है शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के बारे में हम 2-3 लाइनें देख लेते हैं कि शक्ति कुमार ने क्या क्या प्रमुख बातें हैं शक्ति कुमार की। देखो शक्ति कुमार ने क्या किया, शक्ति कुमार के काल में एक युद्ध लड़ा गया, और वो युद्ध किसके साथ लड़ा गया? परमार शासक मुंज के साथ। परमार शासक मुंज के साथ एक युद्ध लड़ा गया जिसमें शक्ति कुमार पराजित होता है। तो एक युद्ध हुआ जिसमें शक्ति कुमार और दूसरा कौन? मुंज, ये इसमें जीत जाता है और शक्ति कुमार क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। शक्ति कुमार इस युद्ध में पराजित हो गया और अब जो आहड़ थी उस पर अधिकार किसका हो गया? मुंज का अधिकार हो गया। मुंज यहां पे शासन करता है और मुंज के बाद में एक अगला राजा बनता है जिसका नाम था भोज। भोज
तो अगला राजा बनता है एक भोज परमार। भोज परमार ने एक मंदिर बनवाया, उस मंदिर का नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन? भोज। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भोज ने करवाया। इसीलिए इस मंदिर को क्या कहने लग गए? भोज मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। तो भोज परमार ने एक मंदिर बनवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर। परमार शासक था ये भोज, इसने मंदिर का निर्माण करवाया। किसके काल की बात है? शक्ति कुमार की। मुंज ने पराजित किया, मुंज के बाद अगला शासक परमार का भोज बनता है और ये भोज ने इसको क्या कर दिया? इस मंदिर का निर्माण कर दिया। तो ये किससे संबंधित था बताओ? मुंज से संबंधित था। बाद में ऐसा कहते हैं कि शक्ति कुमार जो है दोबारा से इस पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति कुमार के बाद में अगला एक शासक आता है अंबा प्रसाद। अगला एक शासक आता है अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद के बारे में इतनी सी जानकारी है कि चौहान शासक था एक बागपति राज। ये पृथ्वीराज विजय में इसका उल्लेख मिलता है, जयानक की पुस्तक। जयानक हम पढ़ेंगे चौहान वंश, तब और विस्तार से बात करेंगे। जयानक की पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, उसमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि चौहान शासक बागपति राज ने अंबा प्रसाद को पराजित किया और ये प्रथम गोहिल चौहान युद्ध माना जाता है। प्रथम गोहिल चौहान युद्ध कौन सा? अंबा प्रसाद का और साली बागपति राज सेकंड का। तो इसमें कौन पराजित होता है? अंबा प्रसाद पराजित होता है और जीत कौन जाता है? बागपति राज सेकंड जीत जाता है। आगे बात करें तो आगे कुछ ऐसे प्रमुख शासक नहीं है, नाम मात्र आप देख लो एक बार, कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिसका नाम जो प्रसिद्ध होता है, कुछ काम वगैरह करवाता है, युद्ध लड़ता है, जिसने अपने इतिहास को बढ़ाया हो, गौरवपूर्ण इतिहास को बढ़ाया हो, जिसने समाज में प्रसिद्धि पाई हो, देश के नाम को बढ़ाया हो, तो उसका नाम हम बढ़ चढ़ कर पढ़ते हैं। बाकी के तो नाम आप सुचि वर्मा, हस्तपाल, बैरी सिंह, ये कहते हैं कि बैरी साल ने जो एक आहड़ का परकोटा था उसका निर्माण करवा दिया था। एक छोटा सा बिंदु है। अगला शासक विजय सिंह और अगला बनेगा रण सिंह। तो रण सिंह के बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। रण सिंह जिनको करण सिंह भी कहा जाता था। तो रण सिंह या करण सिंह के बारे में हम और थोड़ा सा विस्तार से देखने वाले हैं। तो यहां तक का आपको कंटेंट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो रण सिंह तक का अभी हमने देखा, तो बप्पा रावल हमने पहले पढ़ लिया था और रण सिंह तक हम अभी आप। तो रण सिंह देखिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। तो दोस्तों देखिए आगे हम बढ़ते हैं। ये मैंने आगे के शासक कुछ जो हमने पिछली उसमें देखा था, पिछली स्लाइड में, कि हमने रण सिंह तक पढ़ लिया था। अब रण सिंह से देखते हैं। रण सिंह के काल में देखो, रण सिंह के काल की कोई विशेष घटना नहीं है, बस इतना सा है कि रण सिंह के दो पुत्र थे प्रमुख, जिनमें से एक का नाम था छेम सिंह, दूसरे का नाम था राहब। छेम सिंह या छेमकरण बोल दिया जाता है। तो छेम सिंह ने क्या किया? अपने नाम के आगे रावल लगाना स्टार्ट किया। तो हम यहाँ से रावल शाखा पढ़ने लग जाते हैं कि हाँ, वंश तो वही गोहिल चल रहा है, लेकिन शाखा अब कौन सी आगे? रावल। क्योंकि इसके बाद के जितने भी शासक होंगे वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? रावल लगाएंगे। तो इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था सावंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। जबकि इनका जो भाई था छेम सिंह का, वो था राहब। और राहब जो है वो कहां जाकर रहने लगा? सिसोदा। क्योंकि इसको जागीर कहां की दे दी? सिसोदा की। बड़ा भाई राजा बनता था, छोटे भाइयों को जागीरें दे दी जाती थी। उसी प्रकार यहां हुआ, बड़ा भाई छेम सिंह राजा बन गया और राहब को क्या दे दी? जागीर दे दी। सिसोदा एक गांव था, वहीं सिसोदा गांव की जागीर दे दी। तो ये कहां रहता है? सिसोदा में रहने लगा। सिसोदा में रहने लगा। सिसोदा गांव में जाकर रहने लगता है राहब। और इधर छेम सिंह राजा बन गया। छेम सिंह के फिर दो पुत्र हुए, रावल सामंत सिंह और रावल कुमार सिंह। सामंत सिंह के काल की मैं घटनाएं देखूं तो सामंत सिंह की एक घटना तो यह है कि इसका ये जो है पृथ्वीराज चौहान, हम पढ़ते हैं चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ये बहनोई था। यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी बहन चंद्रप्रभा का विवाह, पृथ्वीप्रभा का विवाह, चंद्रप्रभा या पृथ्वीप्रभा का विवाह किसके साथ किया था? सावंत सिंह के साथ किया था। तो एक बिंदु यह है। तो इस तरह से इसका ये बहनोई हुआ। अब बहनोई हुआ तो जरूरत पड़ने पे काम भी आएगा, और काम आया। हम पढ़ते हैं कि तराइन के पहले युद्ध में, दो युद्ध हुए तराइन के। जब तराइन का प्रथम युद्ध था, तराइन के फर्स्ट युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया।
पहले युद्ध में साथ दिया और बाद में जब वापस आ जाता है मेवाड़ अपने क्षेत्र में, तो क्षेत्र में आ जाता है इधर कीर्तिपाल चौहान जो जालौर का शासक था, जालौर के चौहान वंश का शासक था, वो क्या करता है, चालुक्यों के साथ मिलकर पराजित कर देता है सावंत सिंह को। तो सावंत सिंह इसमें पराजित हो जाता है क्योंकि वो चालुक्यों के साथ मिलकर पराजित कर देता है, कीर्तिपाल चौहान इसमें विजयी रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो कीर्तिपाल चौहान जब विजयी रहा, इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो इसी का भाई कुमार सिंह बनता है। और इसकी एक और घटना यह है कि ये किसमें वीरगति को प्राप्त हो गया था, तराइन के द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध में साथ दिया था, दूसरे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अब लेकिन इस पे मेवाड़ नहीं था, जब ये कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया तो ये पराजित हो गया था और पराजित होकर बांगड़ क्षेत्र में आ जाता है। अपना जो हमने पहली क्लास में देखा था कि बांगड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र को हम बांगड़ क्षेत्र बोलते हैं, उस क्षेत्र में आ जाता है ये पराजित होकर अपना सामंत सिंह। अगला शासक बनता है फिर कुमार सिंह। इसके बाद मेवाड़ पे अधिकार किसका हो गया था कुछ समय के लिए, कीर्तिपाल चौहान का। कुमार सिंह क्या करता है, जिन चालुक्यों की सहायता से कीर्तिपाल राजा बना उनको अपने पक्ष में मिला लेता है लोभ लालच देके। और अब कुमार सिंह के साथ कौन, चालुक्य, और ये इनके साथ मिलकर उसी कीर्तिपाल चौहान को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। तो कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर दिया किसने, कुमार सिंह ने। कुमार सिंह पराजित कर देता है। तो ये प्रमुख घटना थी कुमार सिंह से काल की। अब कुमार सिंह के बाद कुमार सिंह का पुत्र जैत्र सिंह राजा बनता है। जैत्र सिंह राजा बनता है और यहां से मेवाड़ के शासकों के एक्चुअल डेट, फिक्स डेट, कब से कब तक राजा रहा, क्या क्या प्रमुख जानकारियां रही, वो सारी की सारी मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां तक का तो इतिहास थोड़ा सा डगमगा सा था। हमने देखा कि कुछ के बारे में जानकारी कुछ ही है, किसी के बारे में कुछ नहीं है, इतनी जानकारियां नहीं थी। लेकिन जैत्र सिंह के बाद इतिहास बिल्कुल साफ सुथरा नजर आने लगेगा। पूरा का पूरा हमें जो भी हम शासक के बारे में पढ़ना चाहेंगे वो पूरा का पूरा मिलेगा कि हाँ इस समय से लेकर इस समय तक क्या क्या राजा ने किया। तो ये प्रमुख बातें थी जैत्र सिंह तक की। अगली वीडियो में हम आगे जैत्र सिंह से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और आगे आने वाले शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स है ना, आप उसमें कमेंट करके अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।